गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने अमोनिया और यूरिया के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, ये दोनों ही नाइट्रोजन अवशिष्ट हैं जो विभिन्न जीवों द्वारा समय समय पर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा नाइट्रोजन अपशिष्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका नाम है यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल को त्यागने की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म, इसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म। आप देखिए यूरिकोटेलिज्म एक विधि है। क्या है? एक विधि है जिसमें मुख्य उत्सर्जन किसका होता है? मुख्य उत्सर्जन होता है यूरिक अम्ल का। किसका होता है? यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल, मुख्य उत्सर्जन यूरिक अम्ल का होता है। अब देखिए आप, ये जो यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये जो यूरिक अम्ल है, इसका उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक जीव। तो तुमसे पूछे, बताओ यूरिकोटेलिज्म क्या है? तो आप बताओगे एक विधि है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होता है यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। ठीक है, किसका उत्सर्जन होता है? यूरिक अम्ल का। देखिए, जो जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं वो कहलाते हैं यूरिकोटेलिक जीव। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक जीव। अब यहाँ पर यूरिकोटेलिक जीव कौन कौन से हैं? ठीक है, यूरिकोटेलिक जीव कौन कौन से हैं? तो हम सबसे पहले इनका उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 यूरिकोटेलिक जीव में सरीसृप, रेप्टिलियन। ठीक है, रेप्टिलियन, सरीसृप। सरीसृप कौन से हैं? जो रेंग कर चलने वाले। ठीक है, रेंग कर चलने वाले जानवर। और उनमें उदाहरण कौन कौन से हैं सरीसृप के? तो देखो, हम कहेंगे स्नेक। ठीक है, दूसरा लिजार्ड, तीसरा कछुआ आदि जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं? सरीसृप में आते हैं। सांप, हिंदी में देखो सांप, छिपकली भी एक रेप्टिलियन है जो चलते समय जिनका धड़ टिक जाता है। कछुआ, टर्टल। ठीक है, कछुआ, टर्टल, ये तीनों ही क्या है? हम कहेंगे रेप्टिलियन है। वैसे मगरमच्छ भी रेप्टिलियन है, लेकिन मगरमच्छ क्या है? एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। और 4 हृदय कोष्ठ किसका लक्षण है? किसका कैरेक्टर है? तो हम कहेंगे मैमेलिया का, स्तनधारी का। ठीक है, अब देखिए आप, पहला तो हो गया रेप्टिलियन, दूसरा है बर्ड्स। ठीक है, पक्षी वर्ग में सभी पक्षी। ठीक है, आप कहोगे मोर, कबूतर, जो भी पक्षी हैं वो सब एटसेट्रा। ठीक है, आदि किस में आएंगे? यूरिक अम्ल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण है इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट या कीट वर्ग, इंसेक्ट या कीट वर्ग। आपसे पूछे इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच,
ठीक है, मच्छर, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मक्खी आदि। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? कीट वर्ग में। और इनका भी उत्सर्जन क्या होगा? यूरिक अम्ल। उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? यूरिक अम्ल। देखिए, जो यूरिक अम्ल है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसको हम, देखो यूरिक अम्ल की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? हम कहेंगे इसको पेस्ट के रूप में, इसको किसके रूप में उत्सर्जित किया जाता है? पेस्ट के रूप में, पेस्ट के रूप में। ठीक है, पेस्ट के रूप में, पहली बात। दूसरा, सबसे कम विषैला, सबसे कम विषैला, सबसे कम विषैला। नाइट्रोजनी अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा बोलोगे आप? तो आप बोलोगे यूरिक अम्ल। ठीक है। तीसरा, जल की बहुत कम आवश्यकता, बहुत कम आवश्यकता, इसमें जल की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 3 कंडीशनें हैं किसकी? यूरिक अम्ल की। वापस देखिए, यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? यूरिकोटेलिज्म। इसमें मुख्य उत्सर्जन किसका होता है? यूरिक अम्ल का। ठीक है, अब देखो, जो जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक जीव कहलाते हैं। तुमसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कौन कौन से यूरिकोटेलिक जीव? तो पहला बताओगे आप रेप्टिलियन, सरीसृप। सरीसृप मैंने बता दिया कि जो चलते समय जिनकी छाती टिक जाए, धड़ टिक जाए, या रेंग कर चलने वाले जंतु किस में आएंगे? सरीसृप में। देखिए, आप देखोगे कछुआ, कछुआ क्या है? चलता तो पैरों से है, लेकिन उसका चलते समय क्या टिक जाता है? धड़ टिक जाता है, छाती टिक, घिसटता हुआ चलता है। इसी प्रकार मगरमच्छ भी चलता है। इसी प्रकार लिजार्ड, छिपकली जब चलती है तो भी उसका क्या टिकता रहता है? धड़ टिकता रहता है। तो हम कहेंगे लिजार्ड और कछुआ। ठीक है, आपको स्नेक तो पता ही है कि ये रेंग कर चलने वाले जंतुओं में आते हैं। अब इधर देखो, अगला उदाहरण है बर्ड्स। जो पक्षी हैं, कोई भी पक्षी, वो क्या उत्सर्जित करेंगे? तो हम कहेंगे सारे पक्षी उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में कि कीट क्या उत्सर्जित करते हैं। तो आप बताओगे कीट भी क्या उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। कीट कौन कौन से हैं? जैसे कि कॉकरोच, मच्छर, मक्खी आदि, ये सब क्या है? कीट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कीटों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिक अम्ल। अब जो यूरिक अम्ल है उसके बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो कोई भी जानवर जब यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है तो किस रूप में करता है? पेस्ट के, लुगदी के रूप में। ठीक है, अब जब लुगदी के रूप में उसको एक्सट्रैक्ट करता है तो सबसे कम क्या है? विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट। इसको शरीर में बहुत ज्यादा देर तक रोका जा सकता है। ठीक है, तीसरी बात है कि इसमें जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। जल की क्या होती है? बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लिखो। सबसे पहले यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिज्म मुख्य उत्सर्जन किसका होता है? लिखो दूसरा पॉइंट, मुख्य उत्सर्जन यूरिक अम्ल का। तीसरा लिखो, जो जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, यूरिकोटेलिक जीव के उदाहरण। नंबर 1 लिखो रेप्टिलियंस, सरीसृप, और आगे कोष्टक बनाकर लिख दो स्नेक, लिजार्ड, टर्टिल। ठीक है, स्नेक, लिजार्ड और टर्टिल। दूसरा उदाहरण लिखो बर्ड, पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग में आगे आप उदाहरण लिख सकते हो कोई भी, मोर, कबूतर, चिड़िया आदि। ठीक है, तीसरा लिखो उदाहरण इंसेक्ट, कीट वर्ग, जिसमें कॉकरोच, मच्छर, मक्खी आदि। कॉकरोच,
मच्छर, मक्खी आदि। ठीक है, अब यहां तक कि आपने लिख लिया। अगले 3 पॉइंट लिख दो यूरिक अम्ल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखो, पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है। किस रूप में उत्सर्जित होता है? पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है। दूसरा लिखो, सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट, सबसे कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, जल की बहुत कम आवश्यकता। ठीक है, तीसरा क्या लिखोगे? जल की बहुत कम आवश्यकता। यहां तक लिख लिया। अब हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप एक नोट डालकर लिखोगे कि जो मकड़ियां होती हैं, स्पाइडर जो होती हैं, मकड़ियां, स्पाइडर जो होती हैं, वो मुख्य रूप से ग्वानिन उत्सर्जित करती हैं। क्या उत्सर्जित करती हैं? ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, ग्वानिन का उत्सर्जन करती हैं। मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ग्वानिन। चूंकि अगला पॉइंट लिखोगे, मकड़ियां या मकड़ी कीट नहीं है। क्या नहीं है? कीट नहीं है। जबकि यह आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु। वापस देखो, मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ग्वानिन। ठीक है, लिखोगे मकड़ी एक कीट नहीं है, बट यह किस संघ का जंतु है? आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी उत्सर्जी पदार्थों के बारे में। ठीक है, क्या क्या मुख्य उत्सर्जन किया जाता है। अब देखो, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम आप देख रहे हो। इससे संबंधित अपन पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझो इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डायग्राम को समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक डाल दो आप, मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग, पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग। ठीक है, के भाग लिखोगे। सबसे पहले देखो, इधर देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको दो, एक तो ये देखो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो इसकी स्ट्रक्चर होती है धसी हुई कॉनकेव, और बाहर की तरफ होती है उभरी हुई कॉन्वेक्स। तो ये जो किडनी होती हैं दो, तो हम पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंदर। यदि हम पहला पॉइंट लिखें तो दो क्या होती हैं? किडनी होती है। तो हम लिख सकते हैं वन पेयर किडनी। ठीक है, वन पेयर क्या होती हैं? किडनी होती है। वन पेयर किडनी। हम लिख सकते हैं एक जोड़ी वृक्क। ठीक है, एक जोड़ी वृक्क। दूसरा देखो, ये एक जोड़ी किडनी हो गई। ठीक है, बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यहाँ पर ये जो नली आ रही हैं दो, इधर भी और इधर भी, ये हो गई यूरेटर्स, जिसे मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। तो हम कहेंगे वन पेयर यूरेटर्स। ठीक है, वन पेयर यूरेटर्स।
इसको लिखेंगे एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। बताओ क्या क्या हो गए दो? भाई हम इसको लिख सकते हैं एक जोड़ी तो किडनी और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये हो गई संख्या में कितनी? दो ये हो गई और दो ये हो गई। अब इधर देखो, ये जो यूरेटर्स हैं इधर वाली और इधर वाली दोनों एक ब्लेडर या थैली समान संरचना में खुलती हैं, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लेडर। तो आप देखिए यूरिनरी ब्लेडर एक होती है। यूरिनरी ब्लेडर कितनी होती है? एक होती है। तो हम कहेंगे एक, ओनली वन यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। क्या कह सकते हैं? केवल एक मूत्राशय, ठीक है, केवल एक मूत्राशय। आगे देखिए, जहां से यूरिन को बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग। तो आप देखोगे ओनली वन यूरिथ्रा, ठीक है, ओनली वन यूरिथ्रा। या हम कह सकते हैं केवल एक मूत्र मार्ग, केवल एक मूत्र मार्ग। अब देखो इन दोनों के साथ ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में एड्रिनल ग्रंथि जुड़ी होती है। तो हम लिखेंगे नोट डालकर, नोट दोनों किडनी या गुर्दा या वृक्क के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या बोला जाता है? एड्रिनल ग्रंथि। बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं कि वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली टोपी समान ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ये दो, जो एक तो ब्लू कलर में दिख रही है और एक आपको रेड कलर में दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक तो देखिए ये तो हो गई। अब अपन बात कर रहे हैं रीनल एरेटरी और रीनल वेन। तो ये है क्या और इनका क्या कार्य है? तो आप देखो, सबसे मेन चीज है कि इनका काम क्या है। एक तो यहाँ पर देखोगे आप ब्लू कलर में रीनल वेन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रीनल वेन, ठीक है। इसको वृक्क की सिरा भी बोल देते हैं। ये क्या करती है? रुधिर को, ब्लड को वृक्क से, किडनी से हार्ट में ले जाती है, ठीक है। किस में ले जाती है? ब्लड को किडनी से हार्ट में ले जाती है, ठीक है। अब देखिए आप, यहां से जो ब्लड होता है उसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकलकर जब जाता है तो यहां पर हम कहेंगे शुद्ध रुधिर लेकर जाती है। कैसे शुद्ध रुधिर है ये? जिसमें से नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकल जाते हैं तो फिर जो जाती है तो उसे कहते हैं शुद्ध रुधिर, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, बाकी सभी वेन में अशुद्ध रुधिर बहता है। दूसरी है रीनल एरेटरी, ठीक है, एरेटरी, वृक्क की धमनी, वृक्क की धमनी। आप देखो रीनल एरेटरी ये क्या करती है? ब्लड को, रुधिर को हार्ट से
कहाँ लेके आती है? किडनी में लेके आती है, किडनी में लेकर आती है, किडनी में लेकर आती है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये कैसा रक्त लेके आती है? जिसमें नाइट्रोजनी अवशिष्ट होते हैं, अशुद्ध। ठीक है, रुधिर। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ हमारे ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप क्या बताओगे? वृक्क के अंदर, गुर्दे के अंदर। तो ये कई बार पुलिस में सवाल पूछ लिया जाता है। देखो, एक तो है रीनल एरेटरी, ठीक है, इसमें शुद्ध रुधिर, एक रीनल वेन और एक रीनल एरेटरी। यहाँ पर देखिए एक बार, ये रीनल वेन, इसमें शुद्ध रुधिर, ये रीनल एरेटरी, इसमें अशुद्ध रुधिर। अब देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ठीक है, ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप बताओगे ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ तक हमने बात कर ली सब संपूर्ण, भाई रीनल एरेटरी पढ़ ली, रीनल वेन पढ़ ली, मतलब वृक्कीय सिरा भी पढ़ लिया, वृक्कीय धमनी पढ़ ली, यूरेटर्स बता दोगे आप, यूरिनरी ब्लैडर बता दोगे, ठीक है, और यूरिथ्रा भी बता दोगे। जब अपन एक एक पढ़ेंगे इनके बारे में, सबसे पहले वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? वृक्क के बारे में, फिर यूरेटर्स के बारे में, फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के बारे में, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी। क्या होती है किडनी? ठीक है, वृक्क, और इसकी संरचना और इसके कार्य, और इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? वृक्क नलिका। तो पहले तो अपन पढ़ेंगे वृक्क के बारे में और फिर पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। ठीक है, और पुनः वापस इसी डायग्राम पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस डायग्राम के अंदर मैंने ब्लैक में ये लाइनें बना रखी, इनको कहते हैं नेफ्रॉन। इनको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन होती है ना, ये कम से कम एक वृक्क के अंदर कितनी होती है? 1 मिलियन होती है। कितनी होती है? 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम किडनी पढ़ेंगे, फिर किडनी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में विस्तार से खोल के, आपकी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, राजस्थान पुलिस में अब सवाल पूछा गया पिछली बार कि बताओ हमारे किस ऑर्गन के अंदर या किस अंग के अंदर यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है? यूरिया को क्या किया जाता है? उत्सर्जन। यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? किडनी द्वारा। ठीक है, और यूरिया निर्माण लीवर में, यूरिया निर्माण लीवर में। मैं बात करूंगा जब वृक्क पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार तो सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं, बताओ निम्न में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है? कि मानव उत्सर्जन तंत्र में 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, सही बात है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 1 जोड़ी यूरेटर्स पाई जाती हैं, सही बात है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 1 जोड़ी यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि कितनी पाई जाती है? ओनली 1 यूरिनरी ब्लैडर पाई जाती है, और ओनली 1 क्या पाई जाती है? यूरेथ्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको ये सारा जो डायग्राम है ये समझा दिया। इसके बारे में चर्चा अपन अब लिखो, आप नोट करो। मानव उत्सर्जन तंत्र के भाग, सबसे पहले लिखो 1 जोड़ी वृक्क, दूसरा लिखो 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी, तीसरा पॉइंट लिखो ओनली 1, केवल 1 मूत्राशय, चौथा लिखो केवल 1 मूत्रमार्ग। ठीक है, अब नोट डालकर आप लिखोगे दोनों किडनी या गुर्दा के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाने वाली ग्रंथि, डैश करके लिख दो एड्रिनल ग्रंथि। क्या लिखोगे? एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है, अब लिखो रीनल वेन
वृक्कीय सिरा क्या करती है, ब्लड को किडनी से हार्ट में लेकर जाती है, ठीक है। दूसरा लिख दो, रीनल एरेटरी, वृक्कीय, रीनल का मतलब होता है वृक्कीय, एरेटरी धमनी, ब्लड को हार्ट से किसमें, किडनी में लेकर आती है, ठीक है, हार्ट को किडनी में लेकर आती है। देखिए ये वाला जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये रीनल वेन है। रीनल वेन का कार्य क्या है, जो भी रक्त किडनी के अंदर है उस रक्त को कहाँ लेके जाना, हार्ट की तरफ लेके जाना। और ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है इसका काम होता है हार्ट से रुधिर किस में लेके आना, किडनी में लेकर आना। क्यों लेके आती है, किडनी में यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किस में, किडनी में, ठीक है, गुर्दा में। गुर्दा किडनी बात एक ही है जिसे वृक्क भी कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा यहाँ तक का भाई वृक्क से संबंधित बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृक्क की, ठीक है। इस सभी को मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम वृक्क से संबंधित बात करेंगे, मानव वृक्क।